तो हम लोग प्रिविलेंट कंडीशन को ही ओल्ड रिजीम कहते हैं। ओल्ड रिजीम हम अब आगे भी देखेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग रूलर और गवर्नेंस देखेंगे। यहां पे हम क्या देख रहे हैं? पीपल प्लस सोसाइटी, ठीक है। पीपल आ गए, ये जो लोग होंगे, ठीक है, और सोसाइटी जो अलग अलग कैटेगरीज में बटी होगी। 3 सोसाइटी थी, क्लर्जी थी, नोबेलिटी थी और थर्ड स्टेट थी। क्लर्जी जो थे वो लोग थे जो केवल हाई पोस्ट या फिर मोस्टली वो लोग जो कनेक्टेड थे किससे? चर्च से, ठीक है। अच्छा, नोबेलिटी कौन थे? तो देखो क्या लिखा हुआ है नोबेलिटी के बारे में, क्या लिखा हुआ है? लार्ज लैंड ओनर्स। तुम्हें जमींदारी सिस्टम हम कुछ दिन पहले समझा रहे थे, कौन था उस क्लास में? तुम तो थे बच्चे, जमींदारी सिस्टम समझा रहा था ना? बिल्कुल समझाया था कि ढेर सारे बहुत कम लोगों के पास ढेर सारी जमीनें हुआ करती थी और बाकी लोग जो है या तो लैंडलेस फार्मर्स होते थे, तुम भी थे, ठीक है। तो उस क्लास में बता, उसको रख दो जो भी कुछ है, नहीं रहने दो, कोई बात नहीं, हम भी स्टूडेंट है, फिक्र मत करो, हमको भी पता है हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। रख दो फोन उधर, रख दो, रख दो। अच्छा, जो भी अंदर है उसको उधर रख दो, कोई बात नहीं, तो बैग ही उधर रख दो। और कॉपी कहाँ गई तुम्हारी? बस उस बैग को उधर ट्रांसफर करो, कॉपी को इधर, ठीक है। चलो, सेम वे फ्रेंच सोसाइटी में नोबेलिटी थी, लाइक देयर वर जमींदार्स इन इंडियन सोसाइटी। जैसे इंडियन जमींदार्स के पास ढेर सारा चंक ऑफ लैंड था, ठीक। सोशलिज्म जब समझा रहे थे, सोशलिज्म जब समझा रहे थे तो उसमें बताया था, ठीक है, कि इंडिया में जब इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया तो उसके बाद एक लॉ आया, कौन सा? द लैंड रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1951। उससे रीडिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम शुरू हुआ लैंड का, ठीक है। जमींदारी सिस्टम बताया था कि बहुत कम सारे लोग थे जो या तो अपनी टैक्सेस भरने के लिए या किसी चीज के लिए लोगों से पैसे उधार लेते थे, किस पे? अपनी जमीन को गिरवी रख के। उसके बाद जब वो उन्हें पे नहीं कर पाते थे वो जमीन उन्हीं की हो जाती थी, ठीक है। सेम वे फ्रेंच सोसाइटी में थे नोबेलिटी। नोबेलिटी ढेर सारी जमीन को होल्ड करके रखते थे, ठीक है। और यहां पे भी अभी जब हम आएंगे तो तुम देखोगे कि यहां भी जमीन को होल्ड अप करने का इतना ज्यादा होल्ड अप नोबेलिटी के पास इस वजह से थी क्योंकि नोबेलिटी हमेशा थर्ड स्टेट वालों को, जिनके पास थोड़ी थोड़ी जमीनें थी, उनको लेंड किया करते थे मनी, ठीक है। किस चीज के रिटर्न में? उनका कोलेटरल क्या था? कोलेटरल समझते हो? कोलेटरल नहीं तो ऐसे ऐसे दोनों ही करते हो क्या? एक कहो, ठीक है। देखो, अरे यार क्या है, कोलेटरल मतलब होता है, समझ लो, देखो मान लो तुमसे हम 200 रुपए लेने आए, ठीक है। हम बोले मुझे 200 रुपए दे दो, तुम क्यों फ्री में हमको 200 रुपए दोगे? तुम्हें अपने पैसे की सिक्योरिटी चाहिए ना, तो तुम क्या करोगे? इंटरेस्ट तो प्रॉफिट है, ठीक है। तुम अपने मनी के सिक्योरिटी के लिए क्या करोगे? मेरे से उतनी या उससे ज्यादा वैल्यू की कोई चीज मांग लोगे, ठीक है। जैसे बैंक क्या करती है, बैंक के पास हम गोल्ड लेके जाते तो हमें गोल्ड लोन दे देती है, हाउस प्रॉपर्टी के पेपर जमा करते तो हमें लोन दे देती है, होता है, जानते हो, ठीक। बहुत कॉमन फेनोमेना है ये, ठीक। अच्छा, कोलेटरल हम उसी चीज को कहते हैं। अब देखो क्या है कि हम लोग जब यहां अभी डील कर रहे थे तो नोबेलिटी भी सेम चीज करती थी क्योंकि थर्ड स्टेट जो है वही केवल टैक्सेस भरता था, ठीक। टैक्सेस पे हम लोग वापस से आ जाएंगे जब एक बार हम लोग किंग, क्वीन और वहां की रेजिम को देख लेंगे, ठीक है। चलो, और थर्ड स्टेट कॉमन पीजेंट्स थे, आर्टिजन्स थे, बिजनेसमैन थे, बजियोसी क्लास थी, ठीक है, जो छोटे मोटे काम किया करते थे जिनकी बेयर मिनिमम अर्निंग थी, लेकिन they were the person with highest population। फ्रेंच सोसाइटी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी थी?
थर्ड स्टेट की, पर सबसे बुरी हालत किसकी थी? ठीक है, क्लियर? चलो अब देखो, हाँ तो हम लोग देख रहे थे कि ओल्ड रिजीम में हमने पीपल देख लिया, सोसाइटी देख ली, ठीक। अब हम लोग आएंगे रूलर और गवर्नेंस पे, ठीक है। तो रूलर कौन थे भाई साहब? थे वो किंग लुई 16, ठीक है। किन के वंशज थे ये? सीरियसली? हाँ देखो, इनकी डायनेस्टी जो थी वो बर्बन डायनेस्टी थी, ठीक है। इसको एक बार ना क्रॉस चेक कर लेना है, इस स्पेलिंग को, ठीक है, कि ये यू इस तरफ है या इस तरफ है, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेना। अभी रुक जाओ, देखो तो किंग थे भाई साहब लुई 16, डायनेस्टी थी इनकी बर्बन, और इनकी वाइफ जो थी, जिनको तुम क्वीन भी कह सकते हो, क्या नाम था उनका? मारिया एंटोनेट। बहुत लोग इसको मारिया एंटोनियो भी पढ़ते हैं, तुम्हारा मन है, कहां चल रही है, बैठ जाओ, ठीक है। अब देखो, तो किंग थे भाई साहब ये, डायनेस्टी थी बर्बन, और इनकी वाइफ थी मारिया एंटोनेट, ठीक है। अब आते हैं कि सोसाइटल कंडीशन क्या थी। ये तो हम लोग देख लिए कि रूलर कौन था, ठीक है। अब देखो हम लोग आते हैं कि सोसाइटी का पहला कंपोनेंट तो डिफरेंट क्लासेस थी, जो हमने फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट में देख लिया, ठीक है। अब अगली चीज जो आती है इसमें वो है टैक्सेस, ठीक। देखो दो तीन तरह की टैक्सेस हुआ करती थी, ठीक। सबसे पहले ताई थे, ठीक है। रख दो, पढ़ लो पहले, ठीक है। दूसरी चीज थी क्या? तो टाइले, ठीक। और बहुत लोग एक और चीज ऐड करते हैं जिसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो ये दो तीन तरह की टैक्सेस थी जो भरी जाती थी, लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ऑल द टाइप ऑफ टैक्सेस, ठीक है, वेर ओनली लेवाइड अपॉन दी थर्ड स्टेट, ठीक। टैक्स चाहे कोई सा भी हो, भरता उसको केवल कौन था? थर्ड स्टेट, ठीक। ताइथे जो है वो डायरेक्ट किसको जाती थी? चर्च को। टाइले जो है वो डायरेक्ट किसको जाती थी? स्टेट को। समझ लो कि रूलर, ठीक। और इनडायरेक्ट टैक्स जो है, जो चीजों पे तुम टैक्स दे रहे हो अलग अलग चीजों पे, वो भी डायरेक्ट किसके पास जाती थी? स्टेट ट्रेजर में, ठीक है। तो हमने ये बेसिक देख लिया फ्रेमवर्क कि फ्रेंच सोसाइटी कैसे चल रही थी, ठीक है। पहला तो लोगों की बहुत बुरी हालत थी, इस वजह से क्योंकि उनको क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया था। दो क्लास थी जो एकदम खाली थी, और तीसरी क्लास ओवरफुल थी, उसमें मर्चेंट्स आते थे। देखो यूरोप का एक पुराना कॉन्सेप्ट था, ये यूरोप का नहीं, बहुत सारी कंट्रीज का कॉन्सेप्ट था कि जो भी लोग लैंड छोड़कर जाते हैं वो किसी और चीज के लिए, जैसे पहले किस चीज का कॉन्सेप्ट था? देखो इतना मेहनत कर रहे हैं हम ना, ऐसे ही सवाल पूछेंगे, ठीक। मेरे क्वेश्चंस के आंसर बहुत मुश्किल होते देने, इस वजह से क्योंकि हम क्लास में सीख सीख के पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है।
तो अगर नहीं समझ में आ रहा पूछ लो, ठीक, पर इंटरेस्ट तो तुम्हें जगा के रखना पड़ेगा। हमको नहीं पता कैसे, पर वो तुम्हारा कंसर्न है मेरा, ठीक। देखो क्या है कि जब तुम 10th में जाके और इंडियन नेशनल मूवमेंट भी पढ़ोगे तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा जिसका आंसर बेयरली कोई दे पाता है, ठीक है। तभी सुनना है तो सुन लो, नहीं सुनना है तो कोई बात नहीं, एंजॉय, ठीक है। देखो क्या है, क्यों बिजनेसमैन जो है वो तो बहुत पैसे कमाता है, तुम सोचो, कॉमनली सोचना, बिजनेसमैन तो बहुत पैसे कमाता है, मर्चेंट जो होते हैं और पैसे कमाते हैं। अब सोचो कि ये लोग इतना पैसा कमाने वाली क्लास होके और थर्ड स्टेट में क्यों आते थे? उससे क्या फर्क पड़ता है? पोस्ट पोस्ट था कौन सा? नोबेलिटी भी नहीं थे, नोबेलिटी भी कोई पोस्ट पे थोड़ी थे, वो तो लैंड ओनर्स थे, उनके पास तो बस जमीनें थी। तो फिर ऊपर क्यों थे? चर्च नहीं, ऐसा कोई ऑफिशियल तो कोई था ही नहीं। ऑफिशियल तो बस जो कोर्ट में काम करते हैं, ना क्लर्जी करते थे ना नोबेलिटी करते थे। नोबेलिटी के कुछ लोग हो भी सकते हैं पर क्लर्जी के तो कोई नहीं थे। चर्च का कोई भी इंसान कभी कोर्ट में काम नहीं करता था, ठीक है। तो सोचो कि ये बिजनेसमैन थर्ड स्टेट में आके कहां रह गया? ये जो बर्जियोसी क्लास है, ठीक है, इसमें वर्कर्स आते थे, जैसे अगर एक्सेट्रा मिटा दो तो इसमें तुम वर्कर्स जोड़ दो, सीवर क्लीनर्स, छोटे मोटे पिटी जॉब्स करने वाले लोग, उनके साथ ये लोग कहां से आ गए? और ये तुम्हें 10th क्लास में मिलने वाला है ये क्वेश्चन, ठीक है। सच में इस क्वेश्चन का जवाब हम बहुत लोगों को नहीं देते हुए देखे हैं, ठीक, कि क्यों बिजनेसमैन जब इतना पैसा कमाता है तो थर्ड स्टेट में कर क्या रहा है? किंग की तो प्राइमरी प्रायोरिटी ही वही होनी चाहिए थी। तुम सोचो कि अगर तुम घर में सबसे अच्छा पैसा कमाते हो तो घर में सबसे ज्यादा से किसका होना चाहिए? और वैल्यू भी तुम्हारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो भी सोसाइटी में होती है। देखे हो, जो सबसे ज्यादा बढ़िया अर्न करता है उसको उतनी अच्छी प्रायोरिटी मिलती है। बस हाँ, लीगल मीन्स से, इलीगल मीन्स की बात नहीं कर रहा है, लीगल मीन्स से। क्यों फिर बिजनेसमैन या बर्जियोसी क्लास ये थर्ड स्टेट में क्या कर रहे थे? बताओ। देखो देखो क्या है कि बर्जियोसी या फिर मर्चेंट क्लास जो थी वो पैसा तो कमाती थी, लेकिन पहले के टाइम पे एक कॉन्सेप्ट चलता था, वो था, चलो तुमको सिंपल इंडियन टर्म्स में समझाते, शायद तुम्हें समझ में आ जाए। ये चीज समझते हो? मोक्ष। लोग क्या कहते हैं कि दुनिया की सारी ये सांसारिक सुख छोड़ दो, मोक्ष की प्राप्ति होगी, कहते हैं, ठीक है। रिलीजियस वैल्यूज हर जगह ट्रेवल किए हैं, ठीक है। और मनी एज अ कॉन्सेप्ट को हमेशा नकारा गया है पुरानी सोसाइटी में, ठीक। इसीलिए तुम्हें कल बता रहे थे ना कि इजराइल पैलेस्टीन का इशू क्या है, ठीक है, वहां ज्यूस का झगड़ा है। अभी तुम जब तुम्हारा ये आएगा नाजिज्म, तो उसमें तुम पढ़ोगे कि हिटलर जो है ज्यूस को मार देता था, ठीक, जबकि ज्यूस बहुत पैसे वाले लोग हुआ करते थे। क्यों? इस वजह से क्योंकि मनी एज अ कॉन्सेप्ट को कभी वैल्यू नहीं दी जाती थी पुराने सोसाइटी में, और जो लोग मनी को वैल्यू देते थे उनको बहुत गलत माना जाता था, ठीक है, कि ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक। दे डोंट स्टैंड अ फर्म ग्राउंड, दे आर पीपल ऑफ मनी एंड दे आर ओनली मीन टू डेराइव मनी आउट ऑफ पीपल्स पॉकेट, ठीक है। सो दे आर द डेविल ऑफ द सोसाइटी। और स्पेशली उन लोगों को जो ट्रेवल करके किसी दूसरी कंट्री जाते थे
किस चीज के लिए? बिजनेस करने के लिए। उनको लोग और भी ज्यादा पसंद नहीं करते थे कि दे आर टू ग्रीडी, दे आर जस्ट रनिंग बिहाइंड मनी टू फेच. So they are not the people who should be respected. If there is a person, he must be at his home or the place he belongs to, worship the God, earn whatever he could in his native place and die there. Should not exceed the limits of the sea in order to find better ways to gain some profit or income. ठीक? इसका मतलब कि कोई भी अगर समुद्र पार करके जा रहा है या कोई भी बहुत ज्यादा बिजनेस पैसों में डील कर रहा है, वो इंसान अच्छा नहीं है. ठीक है, ही इज समबडी ऑफ वेरी लो मॉरल स्टैंडर्ड्स. ठीक, इस वजह से उनकी कोई इज्जत नहीं होती थी, इसलिए मर्चेंट क्लास को भी कहां रखा गया था? थर्ड स्टेट. समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक, अब हम लोग पिछले स्लाइड. हाँ, ठीक है, कोई कंफ्यूजन इस? नोबेलिटी का देखो, स्टेट का कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, लेकिन देखो सबसे पहले इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझा करो कोई भी चीज. ठीक है, तुम्हारे लिए बहुत आसान रहेगा. कैसे? देखो, इंडिया में सबसे ज्यादा पहले के समय में किसको प्रेज किया जाता था या किसको वर्शिप की जाती थी, या फिर सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी हुआ करती थी? गुरु. ठीक है, प्रीस्ट. ठीक है, और प्रीस्ट कौन थे? Those are the people who used to worship God. 4 people. They used to ascertain whatever is being written in the holy books. ठीक है, माइथोलॉजिकल स्टडीज, माइथोलॉजिकल स्टोरीज हमने जितने सुने हैं उन्हीं के मुंह से सुने हैं. ठीक, तो किसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होती थी? उनकी आज तक वैल्यू है. आज भी हम लोग इंडियन सोसाइटी में दान का कॉन्सेप्ट है. आज भी सबसे पहले खाना, अगर कहीं पे कोई अच्छा फंक्शन हो रहा है तो सबसे पहले किसको खाना खिलाया जाता है? नहीं, सबसे पहले प्रीस्ट को खाना खिलाया जाता है. ठीक है, उसके भी पहले गाय को खाना ऑफर किया जाता है. ठीक है, तो ये सब क्या है? बिलीफ्स हैं. तो गॉड के बारे में जो भी सबसे ज्यादा बताएगा वो इंसान जो है वो सबसे ज्यादा सोसाइटी में ऊपर रखा जाएगा. दूसरी क्लास कौन होती थी? पावरफुल क्लास. ठीक है, अब जैसे इंडियन सोसाइटी में देखो द वैरियर्स. ठीक, इंडियन वर्ण सिस्टम तुम लोग जानते हो ना? देखो, अगर वर्ण सिस्टम समझ गए तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा फ्रेंच रेवोल्यूशन की सोसाइटी क्यों बटी हुई थी. देखो, सबसे पहला वर्ण में क्या आता है? वर्ण जानते हो कितने वर्ण हैं? ये कास्ट नहीं है, ये वर्ण है. ठीक है, देखो सबसे पहले आते हैं ब्राह्मण. ठीक है, फिर आते हैं क्षत्रिय, फिर आते हैं वैश्य, और फिर आते हैं शूद्र. देखो, इंडिया में क्या कॉन्सेप्ट था कि जो इल टाइप के वर्क हैं, जो अजीब सी चीजें हैं, जो सबसे सोसाइटी की बुरी चीजें हैं, वो कौन करेंगे? ठीक, वैश्य जो है वो कौन होते थे? बिजनेसमैन, मर्चेंट्स. ठीक, वो हो गए वैश्य. क्षत्रिय कौन थे? द फाइटर्स, द वैरियर क्लैंस. ठीक, और ब्राह्मणा कौन थे? जो पूजा पाठ, भगवान, इन सब के बारे में बताते थे. तो इंडियन सोसाइटी भी तो वैसे ही बटी हुई है. ठीक, ब्राह्मण थे. क्षत्रिय इंडिया के लार्ज लैंड ओनर्स हुआ करते थे पहले, अभी भी हैं. तुम देखोगे क्षत्रियों के महल कितने बड़े बड़े हैं. ठीक है, अलग अलग जो तुम्हें जयपुर और मध्य प्रदेश के रीजन्स में जो तुम्हें महल दिखाई देती है वो किसकी है? सारे क्षत्रिय रूलर्स की है. ठीक है, अच्छा, वैश्य were the people who were in the profession of selling and buying. ठीक है, और शूद्र जो इंडियन सोसाइटी में जो इल टाइप के, क्लीनिंग ऑफ ड्रेनेज, ठीक है, हैंडलिंग ऑफ डेड बॉडीज, ठीक है,
और डेड एनिमल्स को हैंडल करना, फीसेस को क्लीन करना, ड्रेन्स को क्लीन करना, ये सब का काम इंडिया में किसको, शूद्रस को दिया जाता था। ठीक है, उसी तरीके से जो फ्रेंच सोसाइटी थी वैसे ही बटी हुई थी। सबसे पहले कौन थी, क्लर्जी। सेकंड स्टेट कौन थी, नोबेलिटी, पावरफुल पीपल विद नाइट्स एंड मनी। ठीक है, और थर्ड क्लास कौन थी, द थर्ड स्टेट, जिसमें यहाँ पे शूद्रस का कॉन्सेप्ट नहीं था फ्रेंच सोसाइटी में बस, और बाकी वैश्य का कॉन्सेप्ट जो है, वैश्य और शूद्र को मिला दो तो वो जो है वो कौन सी बन जाती थी, द थर्ड स्टेट। ठीक है, क्यों बांटी गई थी, कैसे बांटी गई थी, समझ में आ गया। ठीक, और हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में, ये तुमने नोट कर लिया। देखो, ताइले और ताइथे बस थर्ड स्टेट भरती थी, लेकिन लास्ट वाला इनडायरेक्ट टैक्स सभी लोग भरते थे। ठीक है, इनडायरेक्ट, ये जो इनडायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअल टाइम से रिलेटेड है। जैसे अभी जो मैगी खरीदने जाते हैं तुम्हें पता है उस पर टैक्स लगता है, पता है ना। कभी मैगी का पैकेट घुमा के देखना या किसी भी चीज का पैकेट घुमा के देखना, ठीक है, उसके पीछे लिखा रहेगा एमआरपी। एमआरपी जानते हो ना, एमआरपी के बाद ऐसे ब्रैकेट में करके लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। देखा है कभी? क्या तुम जब खरीदने जा रहे हो तो तुम्हारे लिए वो 12 रुपए की है और कोई और खरीदने जा रहा है तो उसके लिए 10 रुपए की है? सबके लिए तो 12 रुपए की ही है ना। ठीक है, इसका मतलब कि वो जो इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव समझते हो? नहीं, बताओ। इंक्लूसिव का मतलब इट हैज बीन ऑलरेडी इंक्लूडेड, ठीक है, और एक्सक्लूसिव का मतलब इट हैजंट बीन इंक्लूडेड येट, ठीक है, एंड विल नाउ बी लेवाइड। ठीक, तो ये हो गया इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। अब इनडायरेक्ट टैक्स जो है हमेशा गुड्स और सर्विसेज पे लगाई जाती है। ठीक, तो अगर मान लो कोई सामान खरीदने जा रहा है तो सामान तो सबके लिए बराबर ही है, तो सामान खरीदने जाओगे तो उस पर तो टैक्स तुम्हें भरना ही पड़ेगा। पर ये थोड़ा ये फेमस सा नहीं है, मतलब इसकी ऐसा कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। इंपॉर्टेंट यही दोनों थे, ताइले और ताइथे। ठीक है, यहां तक कोई तकलीफ? तो क्या है कि किसी भी स्टेट को चलाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है इकोनॉमी। ठीक है, और इसके बारे में देखो। हाँ, दिस वॉज द मोस्ट सीवियरली इल एस्पेक्ट। सीवियरली इल मतलब जो सबसे खराब हालत में हो। सीवियरली इल एस्पेक्ट ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी एज मोस्ट ऑफ द मनी, ज्यादातर जो पैसा, ठीक है, देखो कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द मनी विच लैंडेड इन द रॉयल ट्रेजर केम फ्रॉम द थर्ड स्टेट। एक क्लास अगर पैसा भरेगी तो कितना भर सकती है, वो भी कब? हु वेर ऑलमोस्ट 98% ऑफ द फ्रेंच पॉपुलेशन एट दैट टाइम, बट had very scarce and limited source of earning। ठीक है, क्योंकि अच्छे वाले तो ये नोबेलिटी और चर्च वाले रख लेते थे। ठीक, अर्निंग एंड एक्सट्रीम बर्डन ऑफ हेवी टैक्सेशन। ठीक है, ये जो एक्सट्रीम बर्डन था प्लस लिमिटेड अर्निंग थी प्लस एक ही सोसाइटी का एस्पेक्ट जो है पैसा भर ही रही है, भले उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। देखो पॉपुलेशन कितनी थी, 98%, लेकिन फायदा क्या है, क्योंकि 98% पॉपुलेशन के पास 10% भी टोटल प्रॉपर्टी नहीं थी फ्रेंच सोसाइटी की। वो किसके पास हुआ करती थी? चर्च और नोबेलिटी के पास। तो फायदा क्या है इसका होने का? ठीक है, बर्डन ऑफ हेवी टैक्सेशन मेड देयर लाइफ बैड टू वर्स व्हेन दे वेर लेफ्ट विथ barely anything after paying off all the taxes। और इसके बाद क्या होता था कि समटाइम्स वही इंडिया वाला जमींदार वाला सिस्टम
कि जब समटाइम्स व्हेन दे वेर अनेबल टू पे दे यूज टू प्रोक्योर लोन फ्रॉम समटाइम्स देखो अगर वो पे नहीं, कोई बात नहीं, लास्ट वाला पोर्शन तुम्हें मिल जाएगा ना, तब भी नोट कर सकते हो, ये वाला इसीलिए हाईलाइट करके लिख दिया है। प्रोक्योर लोन फ्रॉम नोबेलिटी, जैसे इंडिया में जमींदार से लिया करते थे, पुटिंग दियर स्मॉल चंक ऑफ लैंड एज कोलेट्रल, ठीक है, घर जमीन जो उनके पास हुआ करता था उसको कोलेट्रल रख के टैक्स भरने के लिए लोन ले लेते थे। एंड द केसेस, देखो तो क्या बता रहे थे कि ये लोग लोन लिया करते थे किसी से, नोबेलिटी से, पुटिंग दियर स्मॉल चंक ऑफ लैंड, और जहां पे वो पे नहीं कर पाते थे, ठीक, क्योंकि एक बार ये चेंज शुरू हो गया लैंड गिरवी रख कर पैसा लेने का, तो टैक्स बढ़ते बढ़ते सारे पैसे खत्म हो जाते थे, अब जमीन भी नहीं बची, कमाओगे कहां से, ठीक है। तो उनके जो लैंड है वो किसका पार्ट बन जाता था, किसकी प्रॉपर्टी का, लेंडर के प्रॉपर्टी का, जो कौन थे लोग, मोस्टली सेकंड स्टेट के लोग थे, जो थे, हाँ, उनके भी रख लेते थे, वो तो स्टेट रख लेती थी, ठीक है। चलो अब इसके बाद जो है, इसमें कोई तुम लोगों को तकलीफ है?